चिलचिलाती धूप चारों तरफ बरस रही थी। इतनी गर्मी थी कि सलीम को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मायूसी की वजह से वैसे ही उसे चक्कर आ रहे थे। वह 22 साल का बेहद खूबसूरत और आकर्षक नौजवान था। सफेद रंगत, काली आंखें, माथे पर बेतरतीबी से बिखरे हुए काले बाल, ऊंचा लंबा कद। वह खूबसूरती का एक पूरा शाहकार था, लेकिन इसके बावजूद किस्मत उस पर मेहरबान न थी। बीए करने के बाद वह पिछले 5 महीनों से नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहा था, और अब तो हाल यह हो गया था कि कहीं मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। जेब में खाने पीने के पैसे खत्म हो चुके थे, और आज तो सुबह से पानी की एक बूंद भी उसके गले से नहीं उतरी थी। सलीम मायूसी से चलता हुआ अपने घर के सामने पहुंचा, और तभी उसे एक जोरदार झटका लगा। मकान मालिक उसका सारा सामान उठा उठाकर घर से बाहर फेंक रहा था। सलीम घबराकर आगे बढ़ा तो मकान मालिक ने उसे सख्त निगाहों से देखा। अरे मियां, बस कर दो। पिछले 5 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। जब से तुम्हारे माँ बाप मरे हैं तब से तुम कंगाल हो घूम रहे हो। न जाने कब तुम्हें नौकरी मिलेगी और कब तुम मेरा किराया दोगे। मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है। अब दोबारा मेरे घर में दाखिल मत होना। मकान मालिक ने दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगाया और कड़े तेवरों से सलीम को देखता वहां से गायब हो गया। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वह निढाल सा होकर वहीं घर की चौखट पर बैठ गया। आंसुओं को रोकते हुए वह इधर उधर देखने लगा कि शायद कहीं पीने का पानी नजर आ जाए, ताकि वह 2 घूंट पानी पी सके। और तभी वह चौंका। साथ वाले घर के मुर्सद्दिक साहब का आज का अखबार उनके दरवाजे के बाहर पड़ा था। सलीम ने वह अखबार उठाकर हाथ में ले लिया। 2-3 पन्ने पलटते हुए अचानक उसकी निगाह एक जगह जाकर ठहर गई। वह नौकरी का एक विज्ञापन था। एक अमीर घराने को अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के लिए एक टीचर चाहिए था जो उसे कॉलेज की मुश्किल पढ़ाई घर पर ही करवा सके। सलीम की आंखें चमक उठी। नौकरी तो शानदार थी और यह नौकरी उसे मिल सकती थी। तनख्वाह भी आकर्षक लिखी हुई थी, मगर बस एक ही समस्या थी। यह जगह उसके शहर से बहुत दूर थी। एक दूर दराज शहर का पता लिखा हुआ था जहां आज से पहले सलीम कभी नहीं गया था। भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं थोड़ा सा सफर और कर लूं, सलीम ने दिल ही दिल में सोचा और उठ खड़ा हुआ। अखबार पर लिखा पता उसने अपने पास नोट कर लिया था। घर के बाहर बिखरे हुए सामान में से उसने अपनी कुछ जरूरी चीजें उठाकर एक बैग तैयार किया और बाकी सामान पर विदाई भरी नजर डालता हुआ चल पड़ा। उसकी जेब में बस का किराया तो था नहीं। हाथ में पहनी हुई पुरानी सी घड़ी बेचकर उसने बस का एक टिकट हासिल कर लिया। खचाखच भरी हुई सी बस में वह सवार हुआ तो थोड़ी ही देर में बस चल पड़ी। अगली शाम मगरिब तो सूरज डूबने से कुछ पहले सलीम को बस ने उस शहर में उतारा तो भूख, प्यास और थकावट से उसका बुरा हाल हो रहा था। यहां से आगे दूर दूर तक खेतों का एक सिलसिला फैला हुआ था। शाम ढलने लगी थी और कुछ ही देर में अंधेरा फैल जाने वाला था। सलीम ने हाथ पर लिखा हुआ पता निकाला, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहां जाए। तभी उसे एक तांगे वाला अपनी तरफ आता हुआ दिखा। कहां जाना है बाबू साहब? तांगे वाले ने उसकी तरफ झुककर कहा। सलीम ने उसे हाथ पर लिखा हुआ पता दिखा दिया। वह किसी हवेली का पता था। तांगे वाले ने घबराकर सलीम को देखा। वहां क्यों जाना है भाई साहब? तांगे वाले के पूछने पर सलीम ने झुंझलाकर उसे देखा। सवाल जवाब मत करो भाई, मुझे चुपचाप उस जगह के सामने उतार दो, सलीम ने कहा। तांगे वाले ने कंधे उचकाकर उसे पीछे बैठने का इशारा किया। तांगा ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने लगा। बहुत देर तक चलने के बाद आखिरकार तांगा एक जगह पर रुक गया। आप यहीं उतर जाओ साहब, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तांगे वाले की आवाज में हल्का सा डर था। सलीम झुंझलाता हुआ अपना बैग कंधे पर डालकर नीचे उतर आया। उसके नीचे उतरते ही तांगे वाले ने तांगा ऐसे भगाया जैसे उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। सलीम ने हैरानी से सामने देखा। एक पतली सी राह अंदर की तरफ जाती थी और उसके अंतिम छोर पर एक बेहद शानदार हवेली थी। हवेली की इमारत भव्य जरूर थी, मगर वह बेहद पुरानी लगती थी। देशी, और ऐसा लगता था कि उचित देखभाल न होने की वजह से अब वह टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सलीम हवेली के सामने पहुंचा और अचानक उसे एक जोरदार चक्कर आया। 2 दिन से खाली पेट लगातार सफर की वजह से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। चक्कर खाते सिर को थामते हुए वो वहीं हवेली की चौखट पर ही बैठ गया। उसे अपने माता पिता की याद आई और वह फूट फूट कर रोने लगा। चारों तरफ फैलती अंधेरे में वो खुद को संभाल न पाया और अचानक ही लड़खड़ाकर वहीं हवेली की चौखट पर एक तरफ गिर गया। मगर गिरने से पहले उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे एक नीली सी रोशनी अपने आसपास फैलती हुई महसूस हुई।
उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। सलीम ने घबराकर पलटना चाहा, लेकिन कमजोरी के कारण वह पलट भी न सका और उसकी आंखें बंद होती चली गईं। बेहोशी में भी सलीम को अपने इर्द गिर्द सरगोशियां सी महसूस होती रहीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे उठाकर हवेली के अंदर ले जा रहा हो। फिर उसका जहन अंधकार में डूबता चला गया। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। सलीम को बंद आंखों के साथ ही महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पर नरम सी चीज फेर रहा है। सलीम ने घबराकर आंखें खोली और बुरी तरह चौंक उठा। उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में मोर का एक पंख था और वह उसी पंख को सलीम के चेहरे पर फेर रही थी। सलीम को बौखलाकर उठते देख वह लड़की दिलकश अंदाज में हंसी और सलीम से दूर हटकर जा खड़ी हुई। सलीम ने घबराकर उठते हुए इधर उधर देखा। वह एक बेहद शानदार कमरे के अंदर मौजूद था। नर्म और मुलायम बिस्तर, खिड़कियों से लटकते मखमली पर्दे और लकड़ी का कीमती फर्नीचर, हर चीज खुद अपनी कीमत बयान कर रही थी। सलीम ने सामने देखा। वह लड़की दिलचस्पी से उसे देख रही थी। सलीम कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उस लड़की का कद लंबा था, उसकी आंखें नीली थीं और रंग बहुत ही गोरा था। उसने अपने लंबे बालों को एक लाल रिबन से पीछे बांध रखा था। सलीम कुछ पल तक उसे देखता रहा तो लड़की के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान फैल गई। मैं कहाँ हूं? सलीम जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और अगले ही पल उसे एक झटका लगा। वह उल्टे मुंह नीचे फर्श पर जा गिरा। लड़की के मुंह से हंसी का फव्वारा छूटा और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। सलीम को अब समझ आया कि सोते हुए लड़की ने उसका पांव पलंग की लकड़ी से बांध दिया था। इसी वजह से सलीम नीचे उतरते ही उल्टा गिर पड़ा था। सलीम के माथे पर चोट आई। उसे बहुत गुस्सा आया उस लड़की पर। खुद को संभालते हुए वह उठ खड़ा हुआ। अचानक ही लड़की चुप हो गई। दरवाजे के बाहर आहट हो रही थी। सलीम ने देखा दरवाजे से एक ऊंचे लंबे कद का आदमी अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी दाढ़ी यहां तक कि सिर की भवों तक सफेद थीं। उसकी आंखें छोटी छोटी मगर बेहद गहरी थीं। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। अंदर आते ही उसने लड़की को सख्त निगाहों से देखा। रेशम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मैं इजाजत न दूं तुम अपने नए टीचर से मुलाकात नहीं करोगी। तुमने फिर कोई शरारत कर दी होगी। उस आदमी ने सलीम के बंधे हुए पैर को देखकर कहा। लड़की मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छिपाने लगी। रेशम को यहां से ले जाओ, उस आदमी ने अपने पीछे खड़ी नौकरानी की तरफ देखकर कहा। नौकरानी भी उसी की तरह संजीदा चेहरे और गहरी आंखों वाली थी। उसने आगे बढ़कर लड़की को अपने साथ चलने का इशारा किया। लड़की ने कंधे उचकाए और नौकरानी के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलती चली गई। लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने मुड़कर एक शरारत भरी निगाह सलीम की तरफ डाली। सलीम शर्मिंदा होता हुआ नीचे झुककर रस्सी से बंधा अपना पांव खोलने लगा। मेरा नाम जलील है, यह मेरी बेटी है। थोड़ी सी शरारती है बस, इसी वजह से इसे कॉलेज पढ़ने नहीं भेज सकता। तुम इसे घर पर ही पढ़ाई करना सिखा दो। नौकरी का वह इश्तिहार मैंने ही दिया था। उस आदमी ने संजीदगी से अपनी जगह खड़े खड़े कहा तो सलीम ने सर हिला दिया। क्या मुझे यहीं रहना होगा? उसने पूछा। वो तो मैं आए बाबुआ आयो तो उस आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, यह हवेली बहुत बड़ी है। जब तुम बेहोश हो गए थे बाहर पंखाई के क्या आधा पाँव है पैरा गिरा तने देता दिशाई के तो मैं ही तुम्हें यहाँ अंदर लाया था। आज से यह कमरा तुम्हारा है। हाँ, लेकिन बिला वजह इस कमरे से बाहर निकलकर हवेली में घूमना फिरना मत। यहाँ के हालात ठीक नहीं रहते और अजनबियों के लिए तो खास तौर पर नहीं। आखिरी बात कहते हुए उस आदमी की आवाज रहस्यमय हो गई। सलीम के वजूद में एक सिहरन सी दौड़ गई। वह आदमी गौर से सलीम का चेहरा देख रहा था। फिर अचानक जैसे उसने खुद पर काबू पाया और पलटकर दरवाजे से बाहर निकल गया। सलीम को यह हवेली और इसके निवासी कुछ अजीब से लगे, लेकिन तनख्वाह बहुत आकर्षक थी और रहने की जगह भी मिल रही थी। वह मत महारानी ही, इसलिए उसने अपने सारे फालतू ख्यालों को झटक दिया। जब नौकरानी कमरे में दाखिल हुई तो सलीम ने देखा कि उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें अलग अलग तरह के खाने रखे थे। हर खाने में से भाप उठ रही थी। सलीम को अपने पेट में ऐंठन महसूस हुई। न जाने कब से उसने कुछ खाया नहीं था। नौकरानी ने खाना उसके सामने रखा तो वह खाने पर टूट पड़ा। हर व्यंजन इतना लजीज और स्वादिष्ट था कि खाते खाते सलीम का पेट तो भर गया, लेकिन उसकी नीयत नहीं भरी। दोपहर तक सलीम सोता रहा और दोपहर के करीब अचानक नौकरानी की आवाज से उसकी नींद खुली।
रेशम साहिबा की पढ़ाई का वक्त हो गया है, मालिक का हुक्म है, आपको मेरे साथ चलना होगा। नौकरानी की तीखी आवाज पर सलीम उठ बैठा। हाथ मुंह धोकर वह नौकरानी के पीछे पीछे अपने कमरे से बाहर निकला। हवेली की राहदारियां अजीब थीं, ठंडी और रहस्यमयी। रोशनी भी बहुत खास नहीं थी। लंबी और पतली राहदारियों से गुजरते हुए नौकरानी उसे एक बड़े से कमरे में ले आई। सलीम ने ऊपर देखा। छत के बीच में एक झूमर लटक रहा था जो एक तरफ से टूटा हुआ था। सलीम को झुरझुरी सी आ गई। इतना बड़ा झूमर अगर नीचे गिर जाए तो किसी को चोट लग सकती है। उसने पूछा, इस हवेली के मालिक इसे ठीक क्यों नहीं करवा लेते? नौकरानी ने मुड़कर उसे खामोश निगाहों से देखा। उसकी नजरों में ऐसी ठंडक थी कि सलीम झुरझुरी लेकर रह गया। वह पलटकर अंदर चली गई। सलीम चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वह पलटा। पीछे रेशम खड़ी थी। चेहरे पर गंभीरता मगर आंखों में मुस्कुराती हुई चमक थी। उसके हाथ में किताबें थीं। सलीम ने किताबों की हालत देखी तो उसका मन हुआ कि अपना ही सिर पीट ले। किताबें ऐसे थीं जैसे सालों पुरानी किसी अलमारी से निकाली गई हों। रेशम ने आज बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। लंबे बालों को उसने आज भी रिबन में बांधा हुआ था। सलीम ने अपनी नजरें फेर ली। बेशक रेशम बेहद हसीन थी। वह उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई तो सलीम ने भी किताबें खोलकर पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही देर में सलीम को अंदाजा हो गया कि रेशम बेहद ज़हीन है। वह जो कुछ भी पढ़ाना शुरू करता, रेशम तुरंत बिल्कुल सही जवाब देती। आखिरकार सलीम ने हैरानी से किताबें बंद कर दी और पूछा, तुम्हें तो सब कुछ आता है, तो फिर तुम्हारे अब्बा ने मुझे पढ़ाने के लिए क्यों रखा है? सलीम की बात पर रेशम मुस्कुरा उठी। नहीं, मुझे तो अभी काफी कुछ सीखना है इस दुनिया के बारे में। उसकी बात गहरी थी। सलीम ने सिर झटक दिया। उसे लग गया था कि यह अमीरजादी बिगड़ी हुई है। बस बाप के पास बेहिसाब दौलत थी, इसलिए जहां चाहे जैसे चाहे लुटा रहे थे। सलीम उसे कुछ देर और पढ़ाता रहा, लेकिन रेशम हूं हूं करती, सर हिलाती, इधर उधर देखती रही। अचानक वह उठ खड़ी हुई। आओ, हवेली के पिछले हिस्से में चलें। रेशम के नए हुक्म पर सलीम झुंझला गया। किताबें बंद करके एक तरफ रखीं और उठकर रेशम के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? रेशम ने पूछा। सलीम ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा टीचर हूं और उम्र में भी तुमसे बड़ा हूं, इसलिए मुझे आप कहकर पुकारा करो। उसकी बात पर रेशम खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हें तुम ही कहूंगी। चाहे तुम जितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे तो मुझसे छोटे ही। उसकी बात अजीब थी। सलीम ने सिर झटका और अपना नाम बता दिया। बातें करते करते वे लोग हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गए। सलीम ठिठक गया। हवेली के पिछले हिस्से में एक बागीचा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी किसी ने कदम ही न रखा हो। वीरान और उजड़ा हुआ, सूखे हुए पेड़, घास का नामो निशान नहीं था। सलीम को फिर से झुरझुरी सी आ गई। क्या तुम लोग हवेली का ख्याल नहीं रखते? इतना पैसा है, कम से कम हवेली की मरम्मत तो करवा लो। सलीम ने अफसोस से पेड़ों को देखते हुए कहा, मगर रेशम चुप रही। सलीम ने मुड़कर देखा तो वह अजीब निगाहों से उसे देख रही थी। चलो आओ, नए पौधे लगाते हैं। जा आयन अच्छा दिन थी। सलीम ने कोने में पड़ी एक कुदाली उठाई और जमीन खोदने लगा। रेशम चुपचाप खड़ी उसका जायजा लेती रही। सलीम ने नौकरानी से कहकर रसोई से बहुत सारे बीज और गुठलियां मंगवाई। सलीम ने वे सारे बीज जमीन में खुदाई की हुई अलग अलग जगहों में दबा दिए। जब वह अपना काम खत्म करके मुड़ा तो रेशम उसे ही देख रही थी। नजरें मिलते ही उसने झेप कर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शाम हो रही थी। अब हमें चलना चाहिए। नौकरानी की बात पर रेशम ने कंधे उचकाए और पलटकर हवेली के अंदर खो गई। सलीम नौकरानी के साथ अकेला रह गया तो नौकरानी ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। सलीम नौकरानी के साथ चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। कल दोपहर इसी समय मैं तुम्हें लेने आऊंगी, इससे पहले कमरे से मत निकलना। नौकरानी ने एक बार फिर सलीम को ताकीद की तो वह झुंझला कर रह गया। उस शाम बिस्तर पर लेटे हुए वह देर तक रेशम के बारे में सोचता रहा। खाना खाते ही सलीम पर नींद तारी होने लगी। जल्दी ही वह गहरी नींद में चला गया। लेकिन अभी उसे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक वह चौंक गया। उसे अपने कानों के पास ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जानवर अपने पंजों से तकिया फाड़ रहा हो। सलीम ने घबराकर आंखें खोल लीं और एक रूह कंपा देने वाला मंजर उसके सामने था। एक काले रंग का जंतुक जानवर जिसके नुकीले दांत बाहर को निकले हुए थे, उसके ठीक सामने खड़ा था।
उसकी छोटी छोटी आंखों में गुस्सा छलक रहा था। उसके गले से खर खर की आवाजें निकल रही थीं। सलीम के होठों से एक जोरदार चीख निकली और वह उछलकर पलंग से नीचे उतर गया। वह जानवर भालू के साइज का था। सलीम को नीचे उतरते देख उसने गले से एक डरावनी आवाज निकाली और दोनों पंजों पर आगे की ओर इस तरह झुका जैसे सलीम पर हमला करना चाहता हो। सलीम की सांस तेज चलने लगी और तभी कमरे का दरवाजा खुला। कौन है यहां पर? यह जलील साहब की आवाज थी। सलीम घबराकर पलटा। जलील साहब दरवाजे में खड़े थे। उनकी आवाज के साथ ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जलील साहब को एक नजर देखते ही सलीम ने पलटकर देखा और साकित रह गया। पलंग के ऊपर उस जानवर का नामो निशान भी नहीं था। सलीम ने अपनी आंखें मली, बताओ नहीं, लेकिन मध्यम सी रोशनी में उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कमरा खाली था। वहां कोई जानवर नहीं था। यह कैसे हो सकता है? वह जानवर अभी यहां पर था। सलीम ने घबरा कर कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसे अपने पीछे जलील साहब की आवाज सुनाई दी। तुम रात में डर गए होगे, सोने की कोशिश करो और हां, अपनी खिड़की सोने से पहले बंद कर लेना। बिल्कुल बेअसर लहजे में कहते हुए जलील साहब वापस मुड़े और कमरे का दरवाजा बंद कर गए। सलीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हुआ है। उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपने पलंग की तरफ देखा। बिस्तर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा था। और तभी सलीम की नजर अपने तकिए पर पड़ी। वह सन्न रह गया। तकिए के ऊपर खरोंचों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। खरोंचों के कारण तकिए का फटा हुआ हिस्सा खुल गया था और उससे रुई निकल निकल कर चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। सलीम ने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? वह परेशान होकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। दोबारा सोने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सुबह तक तो उसे खुद भी यकीन हो गया कि रात जो कुछ भी था, शायद वह शायद सिर्फ एक सपना था। सलीम ने अपना सिर झटका और नाश्ता करने लगा। दोपहर में नौकरानी एक बार फिर उसे अपने साथ ले गई। इस बार पहले से ही रेशम उस कमरे में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पढ़ाई के दौरान सलीम को बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे रेशम चुपचाप उसका जायजा ले रही हो। जब सलीम सिर उठाकर देखता तो वह जल्दी से किताब में मग्न हो जाती। उसके हाथ बेहद खूबसूरत थे। आज भी उसने बालों में एक रिबन बांध रखा था। सलीम को वह रिबन बेहद अच्छा लगता था। सलीम को इस हवेली में आए 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब तक वह इस हवेली की दीवारों और माहौल से घुल मिल नहीं सका था। सिवाय रेशम को पढ़ाने के यहाँ उसका कोई और काम नहीं था। उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता था। उसके नाप के धुले धुलाए साफ सुथरे कपड़े उसे कमरे में ही मिल जाते थे। इतनी बड़ी हवेली में उसे कभी कोई शोर या आवाज सुनाई नहीं दी थी। जब वह अपने कमरे में होता तो पूरी हवेली में एक गहरा सन्नाटा पसरा रहता था। कमरे से बाहर निकलने की उसे इजाजत नहीं थी। और वैसे भी जब वह रेशम को पढ़ाने आता तो शाम तक रेशम ही उसे बातों में उलझाए रखती। उसकी बातें इतनी दिलकश होती कि सलीम चाहकर भी उनमें खो जाता। तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती? रेशम ने सलीम से पूछा। सलीम की आंखें झिलमिला गईं। बहुत ज्यादा याद आती है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, पढ़ लिखकर उनकी परेशानियों को दूर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो चल बसे। सलीम ने मुश्किल से खुद पर काबू रखते हुए कहा। रेशम उसे देखती रह गई। मालिक का हुक्म है कि अब आप अपने कमरे में चले जाएं। मुलाजिमा के हुक्म पर सलीम गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। मगरिब का वक्त होने वाला था। रेशम वहीं बैठी उसे देखती रह गई। सलीम खामोशी से वापस अपने कमरे में चला आया। उसे रेशम से हर गुजरते दिन के साथ एक अजीब सी लगाव महसूस होने लगी थी। खुद वह अपनी सोचों से घबरा रहा था। वह जानता था कि रेशम उसकी एक स्टूडेंट है जिसे वह पढ़ाने के लिए यहाँ आया है। उसके और रेशम के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। वह एक अमीर जादी थी। अपने ख्यालात को झटकता हुआ वह करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात के बाद ही उसे नींद आई। न जाने रात का कौन सा पहर था। शदीद प्यास की वजह से उसके हलक में कांटे चुभने लगे। वह अचानक उठ बैठा। उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। आज वह खाना खाए बगैर ही सो गया था, इसलिए उसे पानी की शिद्दत से तलब महसूस हुई थी। चप्पल पहनते हुए सलीम उठकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर हवेली की नीम तारीक राहदारियां वैसे ही थीं, खामोश और परसार। सलीम अंदाजे से ही कदम उठाता एक तरफ को चलने लगा। सलीम का दिल घबराने लगा। इतनी बड़ी हवेली में किसी जिंदा इंसान का नामो निशान न था।
पता नहीं रेशम और जलील साहब का कमरा किस तरफ है। सलीम को घबराहट होने लगी। तारीकी में डूबी इस हवेली में उसे किचन हलक में चुभते कांटे उसे मजबूर कर रहे थे कि वह पानी पिए। बस इसी वजह से वह हवेली में भटकने पर मजबूर था। चलते चलते वह न जाने किस तरफ निकल आया। यह एक बड़ा सा कमरा था। टूटा फूटा सा फर्नीचर, दीवारों पर जमी गर्द और जमीन पर उगती काई ने सलीम की रगों में सिहरन सी दौड़ा दी। उसकी आंखें अब अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कई साए हरकत कर रहे हों। धीमी धीमी सरसराहटें सलीम को अब वाज़ेह सुनाई देने लगी थीं। सलीम के माथे पर पसीना फूटने लगा। अचानक ही उसे जेब में मौजूद अपने मोबाइल का ख्याल आया। गहरी सांस लेते हुए उसने मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। कमरा रोशनी में नहा गया। वहां कोई नहीं था। सलीम वापस पलटा और राहदारी से घूमकर दूसरी तरफ निकल आया। यहां आकर उसने सुकून का सांस लिया। यह वही कमरा था जहां वह रेशम को पढ़ाया करता था। सलीम ने देखा मेज पर पानी का एक जग रहा और उसके साथ एक ग्लास रखा हुआ था। शुक्र का सांस लेते हुए सलीम ने आगे बढ़कर ग्लास में पानी डाला और पूरा गिलास खाली कर दिया। सुकून महसूस हुआ तो सलीम ने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। वह रात के वक्त पहली दफा इस हवेली में घूमने निकला था। इस कदीम हवेली को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। सलीम मोबाइल की रोशनी में आगे ही आगे बढ़ने लगा। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों में सरगोशियों की आवाजें पड़ रही हों। सलीम चौंका। ये आवाजें उसी बागीचे की तरफ से आ रही थीं जहां उसने पौधे लगाए थे। सलीम दबे कदमों चलता हुआ उस तरफ जाने लगा। सरगोशियों की आवाजें वाज़ेह होने लगी। सलीम ने पहचान लिया, एक आवाज रेशम की थी और दूसरी जलील साहब की। मैं जानता हूं कि जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। तुम्हारी जिद के आगे मजबूर होकर मैंने तुम्हें खिलौना ला दिया है। तुम्हें सिर्फ उसके साथ खेलना चाहिए, दिल लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है कि इन खिलौनों की हमारे नजदीक कोई हैसियत नहीं। किसी भी वक्त हम इन्हें तोड़कर फेंक सकते हैं। यह सर्द सी आवाज जलील साहब की थी। सलीम की रगों में सिहरन दौड़ गई। आखिर वो किस खिलौने की बात कर रहे थे? जवाब में रेशम की आवाज उभरी, नहीं बाबा जान, आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। आपकी अब तक के लाए हुए खिलौनों में वही मेरा पसंदीदा है। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। रेशम की आवाज मध्यम थी। सलीम ने सोचा, यहां तन्हा खड़े रहने से बेहतर है कि जाकर बाप बेटी से 2 पल बात कर ली जाए। बागीचे की तरफ खुलने वाला दरवाजा बंद था। बाहर से आने वाली आवाजें अब भी उसे सुनाई दे रही थीं। जलील साहब रेशम को अपनी हरकतों से बाज रहने को कह रहे थे और रेशम सर झुकाए कुछ कह रही थी। सलीम ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला और अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बागीचा खाली था। बागीचे में कोई नहीं था। सलीम ने मोबाइल की टॉर्च से चारों तरफ देख लिया। इस छोटे से बागीचे में रेशम और जलील का नामो निशान तक नहीं था। और तभी सलीम की निगाह जमीन पर पड़ी। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। जमीन में जहां जहां उसने बीज बोए थे और पानी दिया था, वहां से जमीन बुरी तरह खोद दी गई थी। उसके लगाए हुए सारे बीज जमीन पर बिखरे पड़े थे। यूं लगता था जैसे किसी ने शदीद गुस्से में उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया हो। सलीम के माथे पर पसीना फूटने लगा। ये हवेली और इसके मखीन अब उसे खौफजदा करने लगे थे। बास आई, तुम यहां क्या कर रहे हो रात के इस पहर? अचानक ही ठंडी सी आवाज पर सलीम उछलकर पलटा। पीछे जलील साहब खड़े उसे घूर रहे थे। तुम्हें मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से मत निकलना। जलील साहब की आंखों से शोले निकल रहे थे। सलीम बुरी तरह से घबराया। उसने कहा, मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए पानी पीने के लिए निकला था। जलील साहब ने उसे डांटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इसी वक्त अपने कमरे में चले जाओ। सलीम न चाहते हुए भी कमरे में जाने के लिए मुड़ा। अब उसे इस हवेली की दीवारों से डर लगने लगा था। जलील साहब के पास से गुजरते हुए उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी, जहां रेशम खड़ी थी। वह चुपचाप उसे देख रही थी। सलीम न चाहते हुए भी उसका चेहरा देखकर नजरें हटाकर आगे बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह तक वह सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने मोबाइल पर समय देखा। दोपहर के 1 बज रहे थे। वह घबराकर उठ बैठा। आज सुबह उसे नौकरानी ने नहीं जगाया था। साहब मेरा ये शाही चाय से ही कहा था, न ही कोई नाश्ता लेकर आई थी। इस वक्त उसे रेशम को पढ़ाना था। जल्दी से उठकर वह वॉशरूम में गया। वॉशरूम के नलों से पानी नहीं आ रहा था। शायद टंकी में पानी खत्म हो गया था। एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी था। सलीम ने जैसे तैसे हाथ मुंह धोया
और कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। पूरी हवेली में सन्नाटा था। जमीन पर इतनी मोटी धूल जमी हुई थी कि सलीम को खांसी होने लगी। कल रात तक तो ऐसा हाल नहीं था। सलीम हैरानी से रास्तों में घूमता हुआ उस बड़े कमरे में पहुंचा। उसे एक झटका लगा। उस बड़े कमरे की हालत ऐसी थी जैसे सालों से वहां किसी ने कदम तक नहीं रखा हो। धूल की परत जमीन पर जमी थी। फर्नीचर टूटा फूटा था। छत से लटका हुआ झूमर जमीन पर गिर चुका था। सलीम की नसों में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर कोई जोरदार चीज मारी हो। वह चक्कर खाकर पलटा, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिरता चला गया। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो वह हवेली के बाहर रास्ते पर पड़ा था। उसका बैग उसके पास पड़ा था। लड़खड़ाते कदमों से वह उठ बैठा। घबराकर पलटकर हवेली को देखा। वह वैसे ही शान से खड़ी थी। बाहर बिटवारी थी, लेकिन साफ लग रहा था कि हवेली में कोई नहीं रहता। सलीम पर कंपकंपी होने लगी और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वहां क्यों खड़े हो साहब जी? ये आखिरी टांगा है शहर जाने वाली सड़क पर छोड़ने का। अगर आपको जाना है तो छोड़ दूं। आप यहाँ गांव की रहने वाली तो नहीं लगते। उसने सलीम की पैंट और शर्ट को देखकर कहा। वह बूढ़ा सा टांगा वाला था। सलीम दौड़कर टांगे वाले के पास आया। नहीं, मुझे शहर नहीं जाना। मैं तो इस हवेली में जलील साहब की बेटी को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी आंख खुली तो मैं हवेली के बाहर पड़ा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा यह सब क्या है। टांगे वाला उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा हो। क्या बात कर रहे हो साहब? यह हवेली तो सालों से बंद पड़ी है। यहाँ कोई नहीं रहता। इंसान तो इंसान, जानवर भी यहाँ नहीं भटकते, क्योंकि इस हवेली में रात देर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रहस्यमय से साए दिखते हैं। सब कहते हैं कि इस हवेली में जादू टोना है, इसीलिए कोई यहाँ नहीं आता। टांगे वाले की बातों पर सलीम पर फिर से डर सवार हो गया। पिछले रातों के सारे वाकये उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसे यकीन हो गया कि जलील साहब और उनकी बेटी रेशम इंसान नहीं, बल्कि कोई और थे। कंपाते हुए सलीम टांगे में बैठ गया। टांगे वाले ने उसे शहर जाने वाली सड़क पर छोड़ दिया। सलीम गाड़ी में बैठ गया। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। शहर में अपने एक दोस्त के घर पहुंचने तक उसे तेज बुखार हो चुका था। रातों को उठ उठकर वह रेशम और जलील साहब को आवाजें देता रहता था। शहर आए 1 हफ्ते बाद अचानक उसके नाम पर एक डाक आई। तब तक सलीम खुद को संभाल चुका था और हवेली और उसके निवासियों को एक बुरा सपना समझकर भूल चुका था। डाक मिलते ही वह चौंका। उसमें बड़ी रकम का एक मोटा लिफाफा था और साथ में एक खत। सलीम ने खत खोला तो कोई चीज फिसल कर नीचे गिर गई। सलीम ने चौंक कर वह चीज उठाई और सन्न रह गया। वह लाल रंग का रिबन था, रेशम का रिबन, जो वह अपने बालों में बांधती थी। सलीम ने बेचैनी से खत पढ़ना शुरू किया। खूबसूरत लिखावट में लिखा था, कहते उम्मीद है तुम खैरियत से अपने घर पहुंच गए होगे। बाबा जान तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। हम इंसान जादों के साथ यही सलूक करते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं, मेरे बाबा और वह नौकरानी इंसान नहीं, बल्कि जिनजादे थे। सालों से हमारा घराना इस हवेली में बसा हुआ है। कोई हमें नहीं देख सकता जब तक कि हम खुद न चाहें। बाबा ने मेरी तन्हाई से आजज होकर मुझे तुम्हारा तोहफा दिया। तुम्हें शहर से यहाँ बुलाया ताकि पढ़ाई के बहाने तुमसे समय बिता सकूं। तुम्हें तकलीफें देकर खुश हो सकूं। हमेशा से मैं यही करती आई हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात थी कि मैं खुद को रोक ना पाई और तुम्हारी मोहब्बत में पड़ गई। मगर बहरहाल तुम एक इंसान हो और मैं एक जिन्नात की बेटी, इसलिए हमारे रास्ते अलग अलग हैं। खत खत्म हो चुका था। सलीम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने लिफाफे में मौजूद रकम निकाली। वह उसकी 1 महीने की तनख्वाह से कहीं ज्यादा बड़ी रकम थी। सलीम के सारे मसले हल हो चुके थे। नम आंखों से उसने खत को मोड़कर अपनी जेब में डाल दिया। डाक के लिफाफे को उलट पलट कर देखा तो उस पर कोई नाम पता नहीं लिखा था, मगर सलीम जानता था कि यह खत वहीं से आया है, उस रहस्यमय गांव की उस वीरान और पुराने हवेली से, जहां वह एक खूबसूरत लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था।